अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब खादिम और आप देख रहे हैं दोस्त टीवी। आज एक मरतबा फिर यारों की इस बैठक में हम आपके सामने हाजिर हैं। जनाब सरफराज तबस्सुम बिलखसूस जो पिछली बैठक का हिस्सा नहीं थे, आज हमारे साथ शामिल हैं। हम आप सब दोस्तों को भी खुशामदीद कहते हैं और बिलखसूस अपने इन दोस्तों को जो इस बैठक का हिस्सा हैं, जनाब सरफराज तबस्सुम साहब, शहजाद अंजुम और स्टीफन जॉन, और मैं साकिब खादिम। नाजरीन, आलमी वबाएं दुनिया में हमेशा से तबाही का एक जरिया रही हैं। वो तमाम तर वबाएं न सिर्फ जानी लिहाज से बल्कि मुआशी हवालों से भी दुनिया के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर हमेशा से सामने रही। ये दुरुस्त है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इन वबाओं के हल के लिए बहुत से इकदाम किए हैं और बहुत सी नई राहें खोली हैं। ताहम आज भी अगर आप देखें तो ये आलमी वबाएं इंसान को किसी ना किसी तरह से मुतासर करती हैं। बिलखुसूस अगर आज के दौर में हम कोरोना वायरस की बात करें तो उसने न सिर्फ इंसानी जानों को, बहुत सारी कीमती इंसानी जानों को निगल लिया, बल्कि दुनिया भर की मईशत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो अगर हम एक बारीक बीनी से तज्जिया करें तो शायद हमें ये नजर आता है कि पूरी दुनिया इस मामले से मुतासर हुई है, लेकिन बिलखसूस वो ममालिक जिनका ताल्लुक गैर तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर हवालों से देखा जाता है, वो इससे ज्यादा मुतासर हुए हैं। बहुत सारे मुल्कों के साथ साथ हम खास तौर पर पाकिस्तान के अगर आदाद शुमार उन लोगों की तादाद और मुतासरीन के हवाले से देखें तो ये एक अलार्मिंग सतह तक जाती है। नाज़रीन, पाकिस्तान की अवाम किस तरह से मुतासर हुई है कोरोना वायरस से और इस लॉकडाउन से, आज का हमारा मौजू इसी के गिर्द घूमेगा। हम यारों की इस बैठक में इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से शुबाजात हैं जिसमें पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस लोग मुतासर हुए हैं और किस हद तक मुतासर हुए हैं, और ये कि इन मुतासरीन का मुस्तकबिल क्या है और किस तरह से हालात बेहतर होंगे, कब तक होंगे। हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि किस तरह से कोरोना वबा ने और इस लॉकडाउन ने मुतासर किया है एक आम आदमी को और बिलखसूस पाकिस्तान के आम आदमी। जनाब शुक्रिया साकिब। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आम आदमी की जो सूरत हाल है वो बहुत मुतासिर हुई है कोरोना की वजह से। मैं चंद अमूमी रवैये उन पे बात करूंगा। लोग बेरोजगार हैं, घरों पे बैठे हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने यूनिट्स फरोख्त करने शुरू कर दिए क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि अब कारोबार कैसे चलाएं और किस तरह इस सूरत हाल पे जो है वो काबू पाए जाए, और एक नाउमीदी की, बेयकीनी की फिजा कायम होगी। और रमजानुल मुबारक भी इसी दौरान में आ गया, चीजों की कीमतें बढ़ गई। आम आदमी के हालात इस कदर बुरे हो चुके हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरफ सिलसिला जाएगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की मईशत, इकोनॉमिस्ट जैसा कि बयान करे, बड़ी तेजी से मुतासिर हो रही है। प्रेडिक्शन की जा रही है कि अगर ये नीचे से नीचे जाती है तो 0.38 तक भी नीचे जा रही है। ग्रोथ रेट जो था वो 2 पॉइंट प्लस से 1 पॉइंट तक आ गया है। तो आम आदमी का जो सिलसिला है मईशत का, वो इस वक्त बहुत मुतासिर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शहजाद, मैं यही बात करने जा रहा था कि जब हम ये बात करते हैं कि मईशत के आदाद शुमार के हवाले से देखते हैं तो यकीनी तौर पर ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसको सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करें, एक आम आदमी के नुक्ता नजर से बात करने की कोशिश करें, तो पाकिस्तान के अंदर कुव्वत खरीद बहुत कम हो गई। और आपने बहुत अच्छी तरह से इस बात की निशानदेही की है कि दोहरा मसला है। एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की कुव्वत खरीद कम हुई है, और दूसरा मसला यह है कि किसी ना किसी वजह से पाकिस्तान के अंदर चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गई। उसकी कीमतें बढ़ एक गई। मिसाल रमजान मुबारक के दौरान कीमतों का बहुत ज्यादा मिसाल के तौर पर वो लीमू जो 50 से 60 रुपए किलो मिल रहा था, अभी वो 400 से 500 रुपए किलो मिल रहा है। इस तरह बहुत सारी दीगर ऐसी चीजें जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। एक तो ये मसला रहा। दूसरा मसला एक और भी रहा कि जखीरा अंदोजी के जरिए से भी चीजों के प्राइसेस जो हैं उनको आर्टिफिशियली बढ़ाने की कोशिश की और बढ़े भी हैं। तो इस तरह के मसाइल का सामना यकीनी तौर पर हमें है। स्टीफन, मैं आपकी तरफ आता हूं। आप भी कुछ अपने तजर्बात और अपने मुशाहिदात को शेयर कीजिए कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अवाम कोरोना और इस लॉकडाउन के बायस किस हद तक मुतासर हो रही है और किन किन शोबों में मुतासर हो रही है। जी थैंक यू साकिब। जहाँ तक कोरोना के मुतासरीन की बात है तो वो तो पूरी दुनिया मुतासर हुई है और पाकिस्तान बिलखसूस, क्योंकि यहाँ पे जो पहले ही एक इकोनॉमिक डाउन टर्न चल रहा था और ऊपर से ये कोरोना आ गया है।
तो बहुत सारे अजीब अजीब रवैये देखने को मिल रहे हैं। और मेरे लिए जो एक बड़ी अजीब सी खबर थी वो पिछले दिनों शायद आपने एक वीडियो वायरल भी देखी, कल भी किसी ने गुजरांवाला से एक किसी खानदान की लगाई थी कि उन्होंने किसी मस्जिद में जाके जो है वो इस्लाम कबूल किया है और अब वो उन्हें राशन वगैरह मिलेगा। तो ये जो एक बड़ा ही अजीब सा रवैया है कि समझा ये जा रहा है कि अगर कोई मजबूर है और उसकी मजबूरी का फायदा उठा के, तो इसको लॉ में जो है वो आपको भी पता है कि इस तरह की मजबूरी को तो कानूनी तौर पे कानूनी उसकी हैसियत भी नहीं होती अगर आप किसी क्वेरियन के तहत। मजहब के साथ आप बिलखसूस अकलीतों के मसाइल और उन पर होने वाले असरात की बात कर रहे हैं। अब डेफिनेटली वो क्रिश्चियन फैमिली है, 2 क्रिश्चियन फैमिली का मुझे पता चला है। एक तो मौलाना साहब बात कर रहे थे ऑनलाइन, तो एक मैं ग्रुप में देख रहा था, किसी लड़के ने अपने गांव की वीडियो शेयर की थी, गांव की मस्जिद में उन्होंने उस बंदे को इस्लाम कबूल करवाया है। देखिए मजहब जो है वो हर बंदे का जाती मामला है, मैं इसे बिल्कुल ऐसे समझता हूँ। और जिन्होंने अगर कन्वर्ट हुए भी हैं तो अगर उनकी अपनी जात मर्जी है तो वो उनका और उनके रब का मामला है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। पूरी दुनिया में 0 समथिंग समथिंग परसेंटेज है, जो बहुत कम मिन्यूट से लोग हैं जो अपना मजहब चेंज करते हैं, वरना लोग रहते हैं। लेकिन इन माहौल में ये जो हालात बने हुए हैं, खास तौर पे जब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है और एक पैनिक बना हुआ है, अगर इन हालात में अगर आप अपना जो जज्बा एसार है या आपकी जो नेक ख्वाहिशात हैं दूसरों के लिए, उनको अगर आप नथी कर देते हैं, कंडीशनल कर देते हैं कि लोग अगर आपके जो है वो हम मजहब होंगे तो आप उनकी मदद करेंगे, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पे बहुत शर्मिंदगी का बायस है। अगरचे सारे लोग ऐसा नहीं सोचते, बहुत सारे लोग हैं जो मजहब से बालातर होके जो है वो कर रहे हैं। सैलानी एक ट्रस्ट था कराची में जिसकी आई कि हम क्रिश्चियंस की मदद नहीं करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान से हमें चाहे कोई अच्छा काम हो रहा हो या कोई इस तरह के हालात पैदा हो वबा के हवाले से, तो कुछ तफुन भरी जो खबरें हैं वो जरूर हमें सुनने को मिल जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंसानी तरक्की जो है, माशरती तरक्की के हवाले से अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो ये दुनिया के पस्त तरीन माशरती जो समाजी रवैये हैं उनका आकाश है। और इसके लिए दुआ ही कर सकते हैं, इलाज तो इसका शायद ही कभी हो, अगर वहाँ पे इस तरह का शऊर और तालीम हो कि आप इंसानों को इंसानों की कसौटी पे परखें, इंसानों के साथ दोस्ती के साथ रहें। अब वो उसका मामला है, अगर अगर आपकी कोई हुस्न सलूक से, अगर आपकी कोई तालीम से, अगर कोई वो इस्लाम की गहरी रोशनी उसे मिलती है, तो अगर वो उससे होता है तो वो एक अच्छी बात है। मैं आपको एक ज़ाती तजर्बा शेयर करता हूँ। मलेशिया से मुझे किसी ने राब्ता किया मदद के लिए, वहाँ पे वो असाइलम सीकर है, तो वो खतून थी, उन्होंने मुझे कहा जी मैंने मजहब चेंज किया है। तो मैंने कहा जी क्या मतलब आपका? जी मैंने इस्लाम छोड़ के जो है वो क्रिश्चियनिटी को कबूल किया। मैंने कहा जी मैं आपके लिए दुआगो हूँ कि जिस रोशनी की खातर आप आई हैं आप वो आपको जरूर मिले, लेकिन मैं इसे कोई बड़ा अपने लिए कोई बड़ी बायस मुसरत नहीं समझता चीज। ये आपका जाती मामला है, आप उसे जिस तरह से भी उसे करते हैं, लेकिन आप मेरी तरफ से आपको कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं मिलेगी क्योंकि आप क्रिश्चियन हो गई हैं। ये आपका मामला है, आप मुस्लिम रहे तब भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कानूनी तौर पे जो मैं मदद कर सकता हूँ आपकी। अगर आप क्रिश्चियन है तो मैं तब भी आपकी मदद कर सकता हूँ। तो हमारे वहाँ पे एक सेंटीमेंट है जी, अगर कोई दूसरा मजहब छोड़ के तो दूसरे मजहब में चला जाए तो उसकी आओ भगत ज्यादा होती है, ऐसा है नहीं। और मैं आप खास तौर पे अपने जो अकलीती दोस्त हैं उनसे भी कहूंगा कि यार आटे की खातर मजहब बदल देना तो कोई इंसानियत नहीं है। रुके रहे, जो जिस खुदा ने आपको अभी तक संभाले रखा है वो आइंदा भी संभाले रखेगा। तो ये एक बड़ा तकलीफ दे एक माशी पहलू, माशरती पहलू है जो मुझे लगा मुझे यहाँ पे शेयर करना चाहिए। इस्तेहसाल की एक शक्ल ये भी है कि आप किसी की गुर्बत और मजबूरी की वजह से उसको एक्सप्लॉइट करें और उससे फायदा उठाने की कोशिश करें, और ऐसे वाकयात बहुत सारे मंजर-ए-आम पर आए भी हैं। और स्टीफन जो बात आप कर रहे हैं यकीनी तौर पर ये हाईली कंडेमेबल है, और ये पाकिस्तान का कोई एक अच्छा चेहरा दुनिया के सामने नहीं ला रही, और इस तरह की चीजों से एक ऐसा मैसेज दुनिया में जाता है जिससे पाकिस्तान की कोई नेक नामी नहीं होती।
लेकिन बहरहाल मैं इसके साथ दो तीन चीजें शेयर करना चाहता हूं कि यहाँ पर ऐसे लोग, जैसी आपने मिसाल दी कि ऐसे लोग मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर ये मसाइल काफी ज्यादा बढ़ भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इंसानियत के नुक्ता नजर से सोचते हैं और इंसानी बुनियादों पर एहसार और मोहब्बत और कुर्बानी की बहुत उम्दा मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं शेयर करना चाहूं, आप बाद में कमेंट करें। तो एक यहाँ पर आपने भी शायद देखा होगा सोशल मीडिया पर काफी हवाले से दोस्त वो शेयरिंग भी करते हैं, जेडीसी नाम की तंजीम है जिन्होंने कराची में वो बात देखें, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सॉरी मैं कमेंट कर दूं स्टीफन जरा प्लीज। एक ये है, उन्होंने चर्चिस को भी, उन्होंने मंदिरों को भी, उन्होंने जो अहले तशी के जो इमाम बारगाहें हैं वहां पर भी, मसाजिद में भी, उलमा इकराम को भी बहुत लोगों को तकसीम किया है। इसकी एक और मिसाल यहाँ पर योहानाबाद में राजा वाल्टर के नाम से है, एक क्रिश्चियन दोस्त हैं। योहानाबाद एक बड़ी सेटलमेंट है क्रिश्चियन की, और वहां पर उन्होंने बाकायदा तौर पर एक खाना देने का इंतजाम, उनकी फूड शॉप है, उन्होंने बाकायदा तौर पर खाना देने का एहतमाम किया और बगैर रंग व नस्ल और मजहब की तकसीम की उन्होंने तकसीम किया। और फिर बिलखुसूस रमजान के महीने में सहरी और इफ्तार के हवाले से उन्होंने दोस्तों के लिए इंतजाम किए हैं। पाकिस्तान के अंदर गुरमीत सिंह और एक दोस्त हैं जिनका ताल्लुक सिख फैमिली से, उन्होंने गुरु का लंगर के नाम से एक लंगर का आगाज किया है, और वो पाकिस्तान में बिलखुसूस फैसलाबाद की अगर हम बात फैसलाबाद में वो करें तो वो सैकड़ों खानदानों तक हर रोजाना की बुनियाद पर खाना पहुंचाते हैं। और वो गालबन वाहिद फैमिली है, सिख फैमिली जो फैसलाबाद में है, और इर्द गिर्द सारे क्रिश्चियन और मुस्लिम दोस्त और बाकी दिगर लोग भी हैं। तो इस तरह की मिसालें भी मौजूद हैं। हमारे एक दोस्त हैं हरे रामा फाउंडेशन, हिंदू दोस्त हैं, हिंदू कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी रहीम यार खान और उसके गिरदोनवा के दूसरे इस्लाम में बड़े पैमाने पर, रमेश नाम है उनका, उन्होंने बड़े पैमाने पर राशन की तकसीम की और मजहब से बालातर होकर किया। हमारे इसी तरह से रवादारी तहरीक के नाम से एक इदारा है पाकिस्तान में, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में बड़ा नेटवर्क है रवादारी तहरीक का, उन्होंने भी तमाम मजाहिब से बालातर होकर इस सारी चीज को मद्देनजर रखा है कि जहां जहां जरूरत है और उसको क्या। अगर गुजरांवाला की मैं मिसाल दूं तो मोहम्मद इसराइल एडवोकेट है, उनका इदारा है, उन्होंने बिलखसूस ईस्टर के अयाम में, जब ईस्टर से 2-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले, बड़े पैमाने पर मसीही आबादियों को जो गुजरांवाला की हैं वहां पर ईस्टर की मुबारकबाद के तौर पर वो राशन दिया है। तो ये दुरुस्त है कि कुछ ऐसे वाकयात जरूर हुए हैं जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं, और ये मैं फिर कहूंगा कि हाईली कंडेमेबल है। इनके हवाले से ये हमें सोचना चाहिए बहैसियत एक कौम कि इंसान की मजबूरियों को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ दूसरे लोग भी हैं जो अलामती तौर पर मिशल राह बनते हैं, जो लोगों को बताते हैं कि एक आम आदमी की मुश्किल में उसकी मदद किन बुनियादों पर की जा सकती है। तो ये बिल्कुल चीजें साथ साथ चलती हैं, और यकीनी तौर पर एक आम शहरी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ साथ चलती हैं। लेकिन ये हमारे मुल्क में इतना ये गंदी खबरें क्यों आती हैं? आपने ऑस्ट्रेलिया से कभी ऐसी खबर नहीं सुनी होगी कि किसी जो मदादी प्रोग्राम है उसमें मजहब को देख के जो है वो तकसीम किया गया हो। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप सबको आपका मजहब पूछते कोई नहीं है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये बात करने का मकसद साकिब यहाँ पे ये है कि बहुत गलत तस्वर है सेकुलर क्या होता है। ठीक है, सेकुलर का मतलब है कि आपका मजहब जो भी है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, और जो भी मजहबी रियासतें या जहाँ पे ये मजहब को हर माम बल्कि पहले आपकी आइडेंटिटी ये पूछी जाती है, तयन ये किया जाता है कि आपका मजहब क्या है भाई, अगर वो, और उसके बाद फिर फिरके क्या है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है। और मुझे तो वो जो मंटू के सारे अफसाने हैं वो खुदा ना करे वो सारी कहानियां दोबारा दोहराई जाए जो 47 में इस धरती ने देखा जुल्म। तो अब ये जो शहजाद जिस तरह के बात बता रहे हैं कि वो केसेस आ रहे हैं सामने दरिंदगी के, तो वो मेरे भाई ये इस माशरे की जो चेहरा है, ये इस माशरे की बदसूरती है और इसकी निशानदेही जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से निशानदेही की है, और चीजों को बेहतर करने के हवाले से सबसे पहला मरहला उनकी निशानदेही करना, और उसके बाद फिर कोई लाहे अमल बनाना है कि इस तरह के मसाइल से बचा जा सके। जनाब सरफराज तबस्सुम साहब।
अच्छा, मैं साकिब एक चीज सोच रहा था कि देखें, ये जो ओवरसीज के प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं, ये तो इस पे हमें बहुत पहले अपनी वीडियोस में जिक्र करना चाहिए था, इस पे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए मेरी 3 मार्च को मेरी फ्लाइट थी पाकिस्तान जाने के लिए, और जब ये सूरत बनी तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दी। लेकिन उन्हीं दिनों में कुछ खबरें ऐसी सुनने में आई पाकिस्तानी मीडिया से कि वो जो लोग एयरपोर्ट पे स्टक हो गए, उनको क्वारंटाइन किया गया, या उनके टेस्ट करने के लिए उनसे 25-25 हज़ार का जो है वो जो एयरपोर्ट का अमला है या इमिग्रेशन है या बाकी जो लोग, उन्होंने उनको रिक्वायर्ड किया कि ये दें तो फिर आपको जाने देंगे, वरना आप पर कोरोना वायरस का जो है वो शुबे में इसको डाल के तो आपको। तो ये तब की बात ही नहीं, ये ऐसे मसाइल अभी स्टिल चल रहे हैं। बल्कि गुज़श्ता रोज मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि वो एक फ्लाइट से कराची गए हैं, तो उसके बाद जो उनके साथ वहां जाकर सलूक हुआ, उनको बताया गया कि जी उनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी, उनको गवर्नमेंट रहाइश दी जाएगी, बाकायदा उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, और उसके बाद उनके टेस्ट वगैरह जो भी प्रोसेस है वो सब किया जाएगा। लेकिन सूरत ये है कि अभी इस बात को मेरा ख्याल है 14 दिन से भी ऊपर हो गए, ना वहाँ कोई टीम पहुंची है उनको उनके टेस्ट करने के लिए, और ऊपर से उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, बल्कि उन्होंने बताया कि जेलों से बदतर सूरत हाल है जिससे वो गुजर रहे हैं। तो ये एक ऐसा लम्हा है, मैं ये समझता हूँ। देखिए, अब जब हम हमारी मुस्लिम बरादरी जो है वो रमज़ान शरीफ से गुजर रही है, तो इस हालात में तो हमें और ज़्यादा पोलाइट होना चाहिए, लोगों को साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए, और इस तरह के जो लोग अपने घरों में जाना चाह रहे हैं या अपने दूसरे मुल्कों से वो सफ़र करके तो अपने बीवी बच्चों को या फैमिलीज को मिलने गए हैं, तो उनको उनके साथ वो अच्छा सलूक करने की बजाय इस तरह की कंडीशन से उनको गुजारा जा रहा है कि वो लोग परेशान हैं। इसलिए मैं आज इस वीडियो के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अभी भी अपने मुल्कों से बाहर हैं या अपने वो सफ़र में हैं, तो वो जहाँ कहीं भी हैं वो अभी ये जो वक्त है वहीं गुजार लें, क्योंकि जब ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान में जाकर और वहाँ से फिर इस सारी सूरत हाल से बच के तो अपने घर तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, ये भी इस वक्त तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस हालात से वो लोग गुजर रहे हैं ये एक तशवीशनाक एक सूरत हाल है, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज उनको मुहैया की जा रही हैं जो एक इंसान के लिए इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब ये देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में ये जो होटल्स का अमला है या और दीगर जो मेडिकल का अमला है, ये पूरी तरह से वहाँ तो रिश्वत का बाजार गर्म है। तो मतलब मेरे ख्याल में इसके हवाले से हम मेरा ख्याल एक वीडियो भी अपनी इस एपिसोड में शेयर करेंगे, जो लोगों को शायद खुलकर जो ओवरसीज के हालात है उस पर बात कर हो सके। जी सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया। आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से जो उनको मसाइल दरपेश है, उनके न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी बल्कि वो लोग भी जो पाकिस्तान से बाहर थे, उनके हवाले से भी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई हमने देखी है, जिसमें ये चीजें जिसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ ये बयान किया है। चूंकि मैं जाती तौर पर गवाह तो नहीं हूँ ऐसी चीजों को जाकर देखने का, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में दिखाया गया है कि जब पाकिस्तान आते हैं लोग बाहर के ममालिक से, इब्तदाई तौर पर जब शुरू में जब आ रहे थे, क्योंकि उसके बाद तो फ्लाइट सिस्टम ही बंद हो गया, और जो आ रहे थे उन्हें क्वारंटाइन करने के हवाले से उन्हें कुछ शिकायत थी, उनके साथ जो सलूक किया गया, नारवा सलूक किया गया। बल्कि मैंने न्यूज में देखा था कि कुछ लोग रिश्वत देकर बाकायदा तौर पर निकल गए और अपने घरों में चले गए, और उसके नुकसान भी बाद में हुए। वो एक गुजरात के शख्स था, उसकी फैमिली को फिर वो मसाइल हुए। लेकिन बहरहाल एक आम आदमी जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आता है, अगर वो इस तरह की शिकायत का इजहार कर रहा है तो ये भी एक परेशान कुन सूरत हाल है। या जिस तरह से अगर आपने ये कहा कि जो लोग आते हैं उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए होटल्स में या हॉस्टल्स में या स्कूलों के जो रूम्स हैं वहां पर रखा गया है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि हालात नासाजगार हैं, स्कूलों के अंदर वॉशरूम बहुत गंदे हैं, और अगर उन्हें ख्वाहिश होती है कि वो इससे हटकर किसी होटल में जाकर रहे हैं तो वहां पर होटल्स के अंदर चार्जेस जो हैं वो बहुत ज्यादा रूम्स के लिए जा रहे हैं, खाने के चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। तो इस तरह के मसाइल का जरूर सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं एक चीज से जो आपने जिसका जिक्र किया है
उस हवाले से थोड़ी सी ये एक बड़ी तकलीफदेह बात समझ में आती है कि यार हम इतने बेबस हैं कि हम अपने चाहने वालों को ये कहें कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो फिर पाकिस्तान से बाहर रहें, पाकिस्तान आकर इस सूरत हाल का सामना, और ये बड़ी तकलीफ देखें। मेरी बात सुने, मेरा सरकार साहब आपका मौक़िफ़ सही है, मैं सही कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं वो सही है। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा मकसद हरगिज़ भी ये नहीं है कि जो लोग आना चाह रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने अजीजों से मिलना चाह रहे हैं, वो कहीं स्टॉप हो जाए और सफर ना करें। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि जब ये 24 मार्च को इंग्लैंड में लॉकडाउन हुआ, 24 के बाद 25 और 26 को यहाँ पे रायनेर, जो यूरोप के अंदर एक फ्लाइट चलती है, रायनेर और इजी जेट ने जो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते थे उनके लिए उन्होंने 2 दिन फ्री फ्लाइट्स उन्होंने दी, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को उनके घरों में पहुंचाया। और उसके बाद जहां तक हो सकता था उनके जिस घर में वो जा रहे थे उस घर तक जाके उन्होंने उनको वहां उनके घरों में क्वारंटाइन किया ताकि पूरी तरह से उनको जिंदगी की सहूलतें मैसर आ सके। हमारे एक दोस्त हैं अनसब अमीन चौधरी, उनकी तरफ से एक वीडियो मौसूल हुई मुझे 2 दिन पहले। तो अनसब अमीन चौधरी साहब का एक बेटा फाइक नाम है उनका, वो पाकिस्तान से तुर्की गए स्टडी करने के लिए, इस्तांबुल में स्टडी कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि तुर्की में लॉकडाउन हो गया, यूनिवर्सिटीज बंद हो गई और उनके हॉस्टल्स वगैरह के जो मसाइल थे, जो सारा कुछ वो उनको सामने आ गए। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो फ्लाइट्स के हवाले से थी वो पाबंदी लग गई और पाकिस्तान में फ्लाइट्स के आने जाने का निज़ाम थोड़ा बिल्कुल बंद कर दिया गया या बहुत महदूद कर दिया गया। तो वो फाइक जो थे वो गुज़श्ता तकरीबन 1.5 माह से स्टक हुए हैं इस्तांबुल में। तो उन्होंने अपनी वीडियो हमारे साथ शेयर की, उन्होंने कहा कि आप अगर हमारे इस मसले की निशानदेही कर सकें, वो स्टूडेंट्स जो मुल्क से बाहर हैं और वो बुरे हालात का शिकार हैं, ना तो उन्हें वहां पर रहने के लिए जगह मिल रही है, ना तो उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपने खाने पीने का इंतजाम बेहतर कर सके, और उससे भी बड़ा मसला ये है कि अगर उनके पास पैसे हों भी तो होटल्स वगैरह बंद है, कहाँ से खाने का इंतजाम और एहतमाम किया जा सके। तो इस तरह के मसाइल का शिकार है। मैं दरख्वास्त करूंगा शहजाद स्टीफन सरफराज, आप लोग भी ये वीडियो देखिए और हमारे नाजरीन भी इस वीडियो को देखिए और इस हवाले से पेश आने वाली मुश्किलात जो ओवरसीज पाकिस्तानी को दुनिया भर में पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको और जो दीगर लोग जो मुख्तलिफ ममालिक में स्टक हैं उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, आप देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फाइक बिन अनसब है। मैं इस्तांबुल में एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ जो 3-4 हफ्ते से यहाँ पर फंसा हुआ है, और मेरे साथ 400-500 पाकिस्तानी स्टूडेंट और जो हैं टर्की में फंसे हुए हैं। उन सब के बिहाफ में मैं अपील करना चाहता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि हमें एज सून एज पॉसिबल यहाँ से निकाला जाए। हमें 3-4 हफ्ते हो गए, हमारी यूनिवर्सिटी बंद है, सारा कुछ ऑनलाइन है, हमारे कोर्सेज ऑनलाइन है, और हमें यहाँ पे हम बिल्कुल यहाँ पे डरे हुए हैं। यहाँ पे 47,000 से ज़्यादा कोरोना केसेस हो गए हैं, 1,000 से ज़्यादा बंदे मर गए हैं, और इन सब की जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस है 70-80% ये इस्तांबुल में है। हम यहाँ पर सारे डरे हुए हैं। हम यहाँ पर काउंसलेट के पास जाते हैं, वो हमें कहते हैं जी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नॉलेज दे दिया, हमने वहाँ पर अथॉरिटीज़ को बता दिया क्या सिचुएशन है। कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ना भी होते हुए 3 अप्रैल को भी यहाँ पे एक फ़्लाइट आ गई, 9 अप्रैल को भी यहाँ पे कनाडा से टर्की स्टूडेंट्स फ़्लाइट लेकर आए हैं, जिसका ऑफिशियली तो खैर कोई नहीं होगी हमारे पास इन्फॉर्मेशन, बट अनऑफिशियली यहाँ पे फ़्लाइट आई है और खाली वहाँ से फ़्लाइट भी आई है कि टर्की स्टूडेंट्स कनाडा से छोड़ के वापस पाकिस्तान चली गई है। मेरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि प्लीज़ हम पर रहम करें, और जितने यहाँ पे 400-500 जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी फंसे हुए हैं स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं, प्लीज़ उनको एज सून एज पॉसिबल यहाँ से निकाला जाए और वापस पाकिस्तान बुलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह का जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, उनके मसाइल के हवाले से जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मसाइल हैं उनकी भी निशानदेही यकीनी तौर पर हमें इस प्रोग्राम में करनी चाहिए। दुनिया भर के अंदर इस तरह के मसाइल हैं, लेकिन दुनिया ने उसको अच्छे तरीके से टैकल करने के लिए अपनी फ्लाइट्स और अपने लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की है, और रियासतों को इसी तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए अपने लोगों को, और उनके लिए इस तकलीफ के दौर में जहां बहुत सारी दीगर परेशानियां हैं, लोगों को मजीद परेशानियों में मुब्तला नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, अगर आप ये चाहते हैं कि आप कुछ नए दोस्त बनाएं, ऐसे दोस्त जो आपके साथ शेयर कर सके कि दुनिया में किस तरह की तब्दीलियां आ रही हैं, किस तरह की तब्दीलियां आने वाली हैं, और ये
कि इस बदलते हुए माहौल में आपने अपने आप को किस तरह से एम्पावर करना है कि आप इन तब्दीलियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकें। तो दोस्त टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के बाद साथ लगे हुए बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि बर वक्त आप तक वो सारी मालूमात पहुंच सके जो यारों की इस बैठक के जरिए से हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करने का अज़्म रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।